Assalamualaikum. Welcome to another video tutorial from Masters Biology. Myself Mohammad Yusuf. Today I am here to discuss third lecture from second chapter 9 10th class biology. 10th class से जो है सेकंड चैप्टर का थर्ड लेक्चर है हमारे पास. इससे पहले जो है हमने ऑस्मोरेगुलेशन की बात की थी, होम्योस्टेसिस की, कि प्लांट्स के अंदर जो है होम्योस्टेसिस बेसिकली किस तरह से होती है. आज हमारे पास है कि होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर जो है होम्योस्टेसिस किस तरह से होती है. बेसिकली ह्यूमन के अंदर जो होम्योस्टेसिस है, पहले अगर होम्योस्टेसिस की बात करें कि होम्योस्टेसिस है क्या, कि मेंटेन करना इंटरनल बॉडी कंडीशन को एक कांस्टेंट की हालत में, इक्विलिब्रियम की हालत में, डिस्पाइट द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बैरूनी माहौल में चाहे कोई भी तब्दीली होती है उसके बावजूद भी अंदरूनी माहौल को कांस्टेंट की हालत में रखना, एक इक्विलिब्रियम की हालत में रखना, इसको हम नाम देते हैं बेसिकली होम्योस्टेसिस का. होम्योस्टेसिस ह्यूमन के अंदर जो होम्योस्टेसिस की अगर बात करें तो मेजर तीन हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं जो कि होम्योस्टेसिस के तौर पर काम करते हैं. एक हमारी स्किन, दूसरे हमारे लंग्स और तीसरे हमारे किडनी. स्किन, लंग्स और किडनी जो है ये बेसिकली तीन होम्योस्टेटिक ऑर्गन के तौर पर जो है हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. स्किन की अगर बात करें तो स्किन जो है एक्सेस जो है वाटर और साल्ट जो है उनको रिमूव कर देती है. लंग्स की अगर बात करें तो लंग्स जो है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको रिमूव कर देती है. किडनी की अगर बात करें तो एक्सेस साल्ट्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, उनको जो है बॉडी से रिमूव कर देते हैं. तो ये बेसिकली एक जो है किडनी का काम है. साल्ट्स और वाटर जो है बेसिकली वो एक स्किन जो है हमारी बॉडी से जो है रिमूव करती है. तो ये तीनों ऑर्गन बेसिकली होम्योस्टेसिस में जो है मेन रोल प्ले करते हैं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस का बावजूद अंदरूनी एनवायरनमेंट को जो है कांस्टेंट की हालत में रखती हैं. अब किस तरह से वन बाय वन इन सारों को डिस्कस करते हैं कि स्किन किस तरह से होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करती है, लंग्स किस तरह से होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं, और जो है किडनी किस तरह से होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले है स्किन हमारे पास. स्किन की अगर बात करें तो स्किन बेसिकली दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है. अपर लेयर को एपिडर्मिस का नाम देते हैं, उसके नीचे जो लेयर होती है उसको डर्मिस का नाम देते हैं. एपिडर्मिस की बात करें जो कि आउटर लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, मतलब ये डेड लेयर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती. जबकि डर्मिस की बात करें जो कि इसके नीचे होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं. इसके अलावा इसके अंदर जो है ऑयल ग्लैंड होते हैं, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा हेयर्स होते हैं. इस तो चंद स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये सारे जो हैं डर्मिस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एपिडर्मिस में ये स्ट्रक्चर नहीं होती. तो स्किन बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करती है. टेम्परेचर को मेंटेन करने में जो है मेन रोल प्ले करती है. स्किन किस तरह से मेन रोल प्ले करती है, एक तो स्किन के अंदर फैट होते हैं, मतलब फैट्स की एक लेयर बन जाती है जो कि हमारी बॉडी को इंसुलेट करती है. पहला काम तो इसका ये है. इसके अलावा मसल्स जो हैं जिनके साथ हेयर्स अटैच होते हैं, बाल अटैच होते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो हैं वो एक कंडीशन पैदा करते हैं जिसको नाम देते हैं गूज बम्प का. इसका मतलब ये होता है कि इंसुलेटिंग जो है लेयर बना देते हैं, ब्लैंकेट लेयर ऑफ इंसुलेटिंग एयर जो है ब्लैंकेट लेयर बना देते हैं वार्म एयर की, मतलब हम गर्म हवा की एक लेयर बन जाती है बालों के ऊपर जिसको गूज बम्प का नाम देते हैं, कि क्रिएट इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म लेयर, या वार्म एयर जो है एयर की वो लेयर बन जाती है, बेसिकली गर्म हवा की एक तह बन जाती है हमारे सरफेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर ही, बालों की वजह से. तो क्योंकि गूज बम्प इसको जो है नाम दिया जाता है. अब ये भी बेसिकली स्किन की वजह से हो रहा है. इसके अलावा स्किन कूलिंग इफेक्ट भी पैदा करती है, मतलब एवापोरेशन होती है, पसीना जो है, स्वेट जो है वो रिलीज खारिज होता है हमारी बॉडी से, और जब वो एवापोरेट होता है, बुखारात बनकर उड़ता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है. इसके अलावा उसी पसीने के अंदर जो है यूरिया होती है, यूरिक एसिड होती है, वाटर होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वो भी बॉडी से क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव जाते हैं. इस तरह टेम्परेचर जो है बेसिकली, क्योंकि हीट जो है एवापोरेशन के जरिए रिमूव हो जाती है बॉडी से, तो इस तरह कूलिंग इफेक्ट भी पैदा करती है. तो तीन फंक्शन हमने बात की. एक तो हमने बात की कि फैट लेयर जो है वो इंसुलेटिंग लेयर बनाती है बॉडी के अंदर. इसके अलावा मसल्स जो अटैच होते हैं हेयर्स के साथ, उनकी कंट्रैक्शन की वजह से एक फिनोमेना होता है, गूज बम्प का नाम देते हैं, मतलब एक ब्लैंकेट जो है इंसुलेटिंग ब्लैंकेट आ जाती है वार्म एयर की वजह से. इसके अलावा स्किन जो है कूलिंग इफेक्ट भी पैदा करती है. तो ये तीन फंक्शन जो है बेसिकली स्किन परफॉर्म कर रही होती है. नेक्स्ट है हमारे पास लंग्स जो है वो किस तरह से मेन रोल प्ले करती है. लंग्स की, फेफड़ों की अगर बात करें तो फेफड़े जो है रिमूव करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को. एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से फेफड़े रिमूव कर रहे होते हैं. किस तरह, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है और वो भेज दी जाती है ब्लड में. अब ब्लड से वो मूव करती है टुवर्ड्स लंग्स, और लंग्स जो है मूव आउट करा देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द बॉडी. हवा में जो है उसको जो है खारिज कर दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को. तो इस तरह फेफड़े जो है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बेसिकली मेन रोल प्ले करते हैं रिमूव करने के लिए, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम बॉडी से. ये जो है लंग्स का होम्योस्टेसिस के अंदर मेन रोल है. नेक्स्ट है हमारे पास किडनी जो है. किडनी से पहले जो है, क्योंकि किडनी हमारा बेसिकली यूरिनरी सिस्टम है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं. प्रॉपर से इसका फंक्शन जो है बाद में डिस्कस करते हैं.
अब किडनी जो है बेसिकली अगर यूरिनरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो वो मुश्तमिल होता है 2 किडनी, पेयर ऑफ किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। ये 4 स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। किडनी जो है पेयर ऑफ किडनी है। यूरेटर क्या होती है, किडनी बेसिकली क्या फंक्शन करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए ब्लड्स को फिल्टर करते हैं किडनी। उसके बाद यूरिन फॉर्म जब हो जाता है किडनी के अंदर, उसको भेज दिया जाता है यूरेटर में। यूरेटर जो दरअसल एक ट्यूब है विच कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो वो नाली या वो ट्यूब जो कि यूरिन को यहां से किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ लेके आती है, उसको हम नाम देते हैं यूरेटर का। जबकि लास्ट में यूरिनरी ब्लैडर है, एक मसल्स का बना हुआ थैला होता है, एक बैग होता है मसल्स का, एक मसल्स की थैली होती है, सैक होती है, विच स्टोर द यूरिन टेम्परेरी। ये जो है आर्जी तौर पर यूरिन को स्टोर करती है। और लास्ट में एक ओपनिंग है, एक ट्यूब है, फ्रॉम विच यूरिन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जिसके जरिए यूरिन जो है बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उसको नाम देते हैं यूरेथ्रा। तो बेसिकली ये 4 स्ट्रक्चर जो है हमारे यूरिनरी सिस्टम बना रहे होते हैं। किडनी की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, किडनी जो है रेड बीन शेप ऑर्गन है, लोबिया की तरह के सुर्ख रंग के जो है ऑर्गन है। पेयर ऑफ किडनी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और गुर्दे की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। अगर इसकी विड्थ की बात करें, ये 5 सेंटीमीटर है। और अगर इसकी मोटाई की बात, थिक कितना होता है, ये 4 सेंटीमीटर जो है थिक होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 10 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है, लंबाई होती है। और ये जो है प्रेजेंट होते हैं डायाफ्राम के नीचे। डायाफ्राम क्या होती है, डायाफ्राम एक मसल्स की बनी हुई पट्टी होती है जो कि हमारे एब्डोमिनल पोर्शन मतलब पेट वाले पोर्शन को चेस्ट पोर्शन से अलग करती है। उसके नीचे जो है बेसिकली ये पाए जाते हैं। और एक गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम के एक तरफ होता है, दूसरा गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम के दूसरी तरफ होता है। वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, मतलब एक गुर्दा रीढ़ की हड्डी के एक तरफ, दूसरा गुर्दा रीढ़ की हड्डी के दूसरी तरफ होता है। इसके अलावा लेफ्ट किडनी थोड़ा जो है ऊपर होता है बारिशबत राइट किडनी के, तो ये भी जो थोड़ा सा इनके अंदर जो है वो फर्क है। इसके अलावा गुर्दे की अगर साख की बात करें, तो गुर्दे के अंदर एक डिप्रेशन होती है ये वाली, इसको हम नाम देते हैं हाइलस का। हाइलस बेसिकली वो मकाम होती है जिसमें से ब्लड वेसल्स हैं, ये लम्फेटिक वेसल्स हैं, ये नर्व्स होती हैं, गुर्दे के अंदर दाखिल होती हैं या फिर गुर्दे को लीव कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो इस मकाम को हम नाम देते हैं हाइलस का। इसके अलावा गुर्दे को अगर डाइसेक्ट करके देखा जाए तो 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। वन पार्ट इज कार्टेक्स, आउटर पार्ट ऑफ किडनी विच इज dark red in color is called cortex. On the other hand, second part of kidney is called renal medulla which is inner side of the cortex and it is pale red. ये जो था dark red होता है और ये जो है pale red होता है कलर के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली पायरामिड्स जो हैं, जनरल पायरामिड जिसको हमने नाम दिया है, बेसिकली स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ये इस तरह की, ये वाली साख्तें जो हैं, ये वाली मखरूती शक्ल की साख्तें होती हैं, इनको हम नाम देते हैं रेनल पायरामिड का। तो रेनल पायरामिड बेसिकली रेनल मेडुला के अंदर होती हैं। इसके अलावा जो है फंक्शनल यूनिट की अगर बात करें एक गुर्दे की, तो फंक्शनल यूनिट जो है नेफ्रॉन होती है। और एक गुर्दे के अंदर लाखों की तादाद में जो है नेफ्रॉन मौजूद होती हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है एक गुर्दे के अंदर होती हैं। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं। फर्ज करिए हमारे पास एक नेफ्रॉन है, एक हिस्सा ये वाला जो कि कप शेप स्ट्रक्चर और ये जो है नालियों कैपिलरीज के जाल पर मशहूर होता है, इसको हम नाम देते हैं रेनल कार्पसल का। जबकि दूसरा हिस्सा कहलाता है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल के फिर 2 हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोबन कैप्सूल। अब ये जो है बेसिकली एक ग्लोमेरुलस है और ये कप शेप स्ट्रक्चर जो है इसको हम नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल का। इसके बाद वाला सारा हिस्सा जो है ये रेनल ट्यूब्यूल कहलाता है। ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट पोर्शन यू शक्ल का होता है, यू शेप होता है, उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। जबकि लूप ऑफ हेनले के बाद नेक्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मतलब बालदार नाली जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाती है। और लास्ट में ये वाली ट्यूब इसको जो है कलेक्टिंग डक्ट्स का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली एक गुर्दे के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होती हैं और नेफ्रॉन आपस में जो है कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ट्यूबुलर सिस्टम बना रही होती हैं, नेटवर्क्स बना रही होती हैं किडनी के अंदर। अब जब यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली होती है, फंक्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बेसिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है किडनी। तो बेसिकली यूरिन जो है कलेक्टिंग डक्ट्स में कलेक्ट होने के बाद वो इधर जो है रेनल पेल्विस के अंदर भेज दिया जाता है। पेल्विस जो है बेसिकली वो मकाम है जहां पे जो है कलेक्ट करता है यूरिन को फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ ऑल नेफ्रॉन। तमाम नेफ्रॉन से जो है कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरिन को कलेक्ट करता है। उसके बाद रेनल पेल्विस से जो है
वो मूव करता है यूरेटर की तरफ, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, और यूरेथ्रा के थ्रू जो है बॉडी से फिर रिमूव कर दिया जाता है यूरिन जो है। बेसिकली इस तरह से यूरिन जो है मूव करता है। तो नेफ्रॉन के जो बेसिकली हिस्से हैं, जो ग्लोमेरुलस होता है, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, बोमेन कैप्सूल जो है कप शेप स्ट्रक्चर होती है विच सराउंड द बोमेन कैप्सूल, जिसने बोमेन कैप्सूल को घेरे हुए होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस को घेरे हुए होता है, उसको हम जो है बोमेन कैप्सूल का नाम देते हैं। इसके अलावा फर्स्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है जो कि रेनल ट्यूब्यूल का हिस्सा है। इसके अलावा सेकंड लूप ऑफ हेनले है, थर्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और लास्ट में जो है हमारे पास ये है कोलेक्टिंग डक्ट्स। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, और नेफ्रॉन काम किस तरह से करता है इसको इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आज तक के लिए जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और किडनी के बारे में थोड़ा सा जो हमने इंट्रो लिया है। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन के लिए जो है कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।